मैंने जो 3 तारीख को एक एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी, सीएम साहब को दी थी, एचएम के माध्यम से दी थी। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखी थी कि एचएम प्रमोद कुमार को सस्पेंड किया जाए और ऋणी विष्णु को विधानसभा से तुरंत हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये व्यक्ति स्वयं सामने आके नहीं कहता कि भाई मैं वीआईपी नहीं हूँ। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई और आज मैं सड़क में बैठी तो सिर्फ न्याय मांगने के बाद और न्याय मैं तो मेरी माँ बहनी थी रह सकती। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। देश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी आज भी उतनी ही अनसुलझी है जितने की 1.5 साल पहले थी। आज भी हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि 18 सितंबर 2022 को चीला नहर में फेंके जाने से पहले अंकिता के साथ क्या हुआ था। अंकिता भंडारी मामला एक ऐसी चित्रखंड पहेली बन गया है जिसके टुकड़े तो हमारे पास है, लेकिन इन्हें पट पर बैठाना कहाँ है, यह अदालती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद ही साफ हो पाएगा। उससे पहले ये तस्वीर अधूरी और बिखरी ही रहेगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय की उम्मीद धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि सत्ता में पैर रखने वालों ने इंसाफ के लॉ के इर्द गिर्द एक ऐसा बोझिल मर्तबान रख दिया है जो पारदर्शिता की हवा को बहने से रोक रहा है। यूं ही चलता रहा तो इंसाफ का चिराग देर सबेर बुझ ही जाएगा। दुविधा यह है कि अगर अंकिता के माता पिता के हाथ से भरोसे का साथ फिसल रहा है तो इसके पीछे उनके पास ठोस कारण भी है। 5 ऐसे सवाल है जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा, ऐसे सवाल जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई न कोई संबंध अंकिता हत्याकांड से जरूर है। ये सवाल क्या है जो आरोप के रूप में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता की जुबान पर चढ़े हुए हैं? ये तो इस रिपोर्ट में आज आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि अंकिता भंडारी केस का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य इन दिनों किस जुगत में लगा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सितंबर 2022 से अब यानी मार्च 2024 तक देश और दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। बस कुछ नहीं बदल पाया तो वो है उत्तराखंड के सोनी देवी और वीरेंद्र भंडारी के संघर्ष की स्थिति। उनकी लड़ाई कल भी गतियुक्त थी और आज भी जारी है। कब विराम मिलेगा कुछ पता नहीं। उन्हें लगता है कि इंसाफ की अवधारणा जितनी सुगम है उसका सफर उतना ही कटीला है। तभी तो हर दिन बहुतेरे मंचों से चिल्लाने के बावजूद उनकी बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिल पा रहा। बता दें कि अंकिता के माता पिता आहत होकर अब श्रीनगर पीपल चोरी के पास अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ गए हैं, जहां एक तरफ अंकिता के पिता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ सोनी देवी प्रदेश की माता शक्ति से उनके सहयोग में आगे आकर उनका साथ जुड़ने की विनती कर रही है। अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा गया था और 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका नाम वहाँ पे प्लेट पे दर्ज नहीं किया गया। श्वेता मैडम जी द्वारा जो गैंगस्टर और कुर्की की नीलामी की थी वो उसको स्थगित किया गया है और दोबारा डीएम साहब ने जांच आख्या के लिए भेज दिया गया है। क्यों कि जब वो आरोपी हैं, उन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है तो उनको गैंगस्टर और कुर्की तो होनी थी, चाहे जितने ही करोड़ रुपए की होगी, कुर्की तो होनी है इनकी है, तो दोबारा जांच के लिए क्यों भेजा गया। और तीसरी बात, जो वैभव प्रताप और विवेक कुमार जो पटवारी थे, कांडा खाल के पटवारी थे, ये भी आरोपी हैं, इनको बहाल क्यों किया गया। अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई और आज मैं सड़क में बैठी तो सिर्फ न्याय मांगने के बाद और न्याय मैं तो मेरी माँ बहनी थी रह सकती। मैं देखूँ बोल सवेरी मेरी कपना माँ बहनी है, मुझे मेरी बेटी को न्याय देना था। आने मेरी बेटी को बलिदान व्यर्थ नहीं जान जाना। मेरे अपनी माँ बहनी से यही हाथ जोड़ी कर प्रार्थना थी कि बोल सवेरी मैं सारा पढ़ा कि मेरी माँ बहनी जरूर मेरी मुझे आने। तो जैसा कि आपने अंकिता की मां को सुना, उन्हें यकीन है कि उनकी बेटी को इंसाफ अगर कोई दिलवा सकता है तो वो है प्रदेश की माताओं और बहनों की ताकत। उन्हें लगता है कि एक बेबस मां की गुहार कोई सुने न सुने, महिलाएं जरूर सुनेंगी और उनके साथ सरकार से मांगेगी उन सवालों के जवाब जो अंकिता केस को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अब बारी है उन प्रश्नों को जानने की जिन्हें बार बार अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी, पिता वीरेंद्र भंडारी और सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी उठा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आशुतोष नेगी जागो उत्तराखंड के संपादक भी हैं और शुरुआत से ही अंकिता भंडारी मामले को बढ़ चढ़कर उठाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि अंकिता केस में सवाल उठाने के एवज में राज्य सरकार ने उन पर छोटा मुकदमा दर्ज कर लिया है। यही नहीं, उनका सरकार पर एक इल्जाम ये भी था कि उनकी आवाज को दबाने, उन्हें डराने और पीछे हटवाने के लिए उनकी पत्नी तक का तबादला कर दिया गया। इस संबंध में अंकिता की मां ने भी आगे चलकर एक वीडियो संदेश साझा किया था और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन लोगों को ना परेशान किया जाए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब आते हैं उन 5 सवालों पर जिसकी बात हम शुरुआत से कर रहे हैं।
जो पहला सबसे बड़ा सवाल अंकिता भंडारी के माता पिता उठाते आए हैं वो ये है कि आखिर किसे और किस किस को बचाने के लिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी की हत्या के बाद रातों रात आरोपी पुलकित आर्य का रिजॉर्ट ढहा दिया गया था। साथ ही आसपास आग लगाने की सूचना भी सामने आई थी। अंकिता के माता पिता को लगता है कि इसका मकसद सबूतों को नष्ट करना था। दूसरा सवाल उठा कोर्ट में हुई गवाही के बाद। दरअसल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में जेसीबी चालक की गवाही करवाई गई थी। जेसीबी ऑपरेटर दीपक ने हैरतअंगेज गवाही देते हुए कहा था कि उसने तत्कालीन उप जिलाधिकारी और मौजूदा यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के निर्देश पर जेसीबी चलाकर रिजॉर्ट का गेट, 4 दीवारी, 2 कमरों की दीवारें और खिड़कियां तोड़ी थी। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि रिजॉर्ट में बुलडोजर एक बार नहीं बल्कि एक दिन में 2 बार चलाया गया था। अंकिता भंडारी के माता पिता का सवाल है कि आखिर इस गवाही के बावजूद तत्कालीन एसडीएम और विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तीसरे बड़े सवाल की बात करें तो वो उठता है वीआईपी के नाम को लेकर। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने कुछ दिनों पहले ये दावा किया था कि जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव अंकिता पर बनाया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा का ही एक पदाधिकारी है। सोनी देवी ने वीआईपी का नाम लेते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग भी की थी। अब अंकिता के माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी और साथ ही कांग्रेस भी ये सवाल उठा रही है कि जब वीआईपी का नाम पौड़ी डीएम को लिखित में दिया जा चुका है तो फिर किसी तरह का कोई एक्शन, कोई जांच अब तक क्यों शुरू नहीं की गई है। आशुतोष नेगी ने चौथा सवाल उठाते हुए ये तक पूछा है कि तथाकथित वीआईपी ने खुद भी सामने आकर अपने वीआईपी ना होने की बात नहीं कही है, ऐसा क्यों। नेगी ने मांग की है कि भाजपा के नेता की उस समय की जानकारी, कॉल डिटेल्स इत्यादि जुटाई जाए जिस वक्त अंकिता की हत्या हुई थी। वही बात अगर पांचवें सवाल की करें तो वो जुड़ा है अंकिता भंडारी के माता पिता के सहयोगियों की, उन लोगों की जो सोनी देवी और वीरेंद्र भंडारी के साथ उनकी लड़ाई से जुड़े हुए हैं। अंकिता के माता पिता का आरोप है कि जो लोग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मदद कर रहे हैं, सरकार उन लोगों के खिलाफ साजिश कर उन्हें और उनके परिजनों का या तो ट्रांसफर कर रही है या मुकदमे में फंसाने का काम कर रही है। सवाल उठा है कि कौन चाहता है कि अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई से लोग कटते जाए और ये मुद्दा अपने आप शांत हो जाए। तो ये वो 5 बड़े सवाल थे जिनका कनेक्शन अंकिता भंडारी हत्याकांड से है और जिनके जवाब अंकिता के माता पिता तलाश रहे हैं। वैसे बता दें कि अंकिता के माता पिता जिस पुलकित आर्य के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं वो व्यस्त है अपने केस को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार से सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में ट्रांसफर करवाने में। जी हां, अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने केस को ट्रांसफर किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। पुलकित आर्य की ख्वाहिश है कि उनसे जुड़ा ये केस अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार की बजाय सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में चलाया जाए। इसका कारण देते हुए पुलकित ने अदालत को कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में मुझे निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। पुलकित का कहना है कि अदालत में धारा 302 से संबंधित कई मुकदमे लंबित है, लेकिन हमारे केस में जल्द तारीख लगा दी जा रही है। पुलकित तो ये तक कह रहा है कि मृतिका का कमरा तोड़कर साक्ष्यों को नष्ट करने का काम किया गया, लेकिन कानूनी दृष्टि से शासन प्रशासन की इस कार्रवाई में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। ये मेरे खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई है। एक और बात, पुलकित के मुताबिक बीते 20 अप्रैल 2022 को अदालत में खुशराज द्वारा स्वयं को अभिनव कश्यप का भाई बताते हुए गवाही दी, जबकि वास्तव में पुलिस ने एक महिला को पुरुष के वेश में खुशराज बता असली पहचान छुपा गवाही कराई गई थी। इस दौरान अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया था। तो कुछ ऐसे आरोप पुलकित आर्य लगा रहे हैं। देखिए, इस मामले में 1 मार्च को अदालत का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन दिन तक कोई अपडेट न होने के कारण निर्णय से जुड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है। आपके लिए उस जानकारी के साथ एक नई रिपोर्ट लेकर आएंगे। आप अपडेट मिस न करें, इसलिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर